मेरा नाम कीर्ति है। मैं हरियाणा के पलवल जिले की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 साल हो गई है। ये उस समय की बात है जब मैं 21 साल की हुआ करती थी। अपने माता पिता के साथ मेरी जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी। मेरा एक छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल थी। हम सिर्फ 2 भाई बहन ही थे और हम दोनों भाई बहन ही बहुत खूबसूरत थे। लोग हमें देखकर हमारी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे क्योंकि मैं अपनी मम्मी पर गई थी। मेरे पापा हरियाणा के ही रहने वाले थे, मगर उनके फाइनेंशियल हालात कुछ ठीक नहीं थे। अपनी जवानी के समय उनके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिससे वो ढेर सारे पैसे कमा सकते। मेरे पापा मेरे दादाजी के तीसरे नंबर के बेटे थे। मेरे 2 बड़े ताऊजी की नौकरियां अच्छी थी। वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे। मेरे पापा ने काफी समय तक अपने पिता के पैसों पर ऐश किया था। मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा किसी न किसी खूबसूरत जगह घूमने के लिए चले जाते थे। मेरे पापा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें किसी लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। मेरे पापा उस समय अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए थे। वो पूरे 1 हफ्ता कश्मीर अपने दोस्तों के साथ ठहर कर आए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात मेरी मम्मी से हुई, जो कश्मीर की रहने वाली थी। मेरी मम्मी 3 बहनें थीं और कश्मीर में अपने माता पिता के साथ उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी मम्मी को भी मेरे पापा पसंद आ गए थे। मेरी मम्मी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि यहाँ उनके मुकाबले में ऐसा कोई भी नहीं है, मगर उनको अपनी खूबसूरती पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, क्योंकि वो जिस जगह से आई थी वहाँ खूबसूरत गोरे चिट्टे और सुर्ख रंगत के लोग ही रहा करते थे। पहली नजर में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पूरे 1 हफ्ते मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर में रहे। वो 1 हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। उसके बाद जब पापा के घर वापस आने का समय आया तो मम्मी ने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मेरे दिल को बहुत पसंद आ गए हो। पापा ने मम्मी से कहा भी था कि तुम्हारे माता पिता अगर नहीं माने तो क्या होगा। मम्मी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मगर फिर भी मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। पापा मेरी मम्मी के माता पिता से लड़ झगड़ कर उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ गए थे। उधर मम्मी के माता पिता ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि मम्मी जिद पर अड़ी हुई थी। उन्हें शादी करनी थी तो सिर्फ मेरे पापा से ही करनी थी। पापा मम्मी को लेकर घर तो आ गए थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि अभी घर में भी एक नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी बहुत शरीफ इंसान थे। जिस जगह हम लोग रहते थे वहाँ के सारे ही लोग मेरे दादाजी की बहुत इज्जत किया करते थे। दादाजी बहुत मान सम्मान वाले इंसान थे। वो लव मैरिज के बहुत खिलाफ थे। अगर लव मैरिज कोई कर भी लेता तो वो उसे माफ तो भले ही ना करते थे, मगर लव मैरिज करने वाले कपल को खुशी खुशी जिंदगी गुजारने की एडवाइस देते थे। जब उनके खुद के बेटे ने ये काम किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कश्मीर से लड़की भगाकर ले आएगा। जब मम्मी पापा हरियाणा वापस आए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि मम्मी अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई थी। उसके बाद पापा उन्हें अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर आए। घर के सारे ही लोग उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत डर गए थे। पापा ने जब उनको पूरी बात बताई तो मेरे दादाजी का पारा हाई हो गया था। उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मम्मी कश्मीर से यहाँ आ चुकी थी, अब वो यहाँ से वापस तो नहीं जा सकती थी, और वो दोनों शादी के बंधन में भी बंध चुके थे। दादाजी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था, क्योंकि सामने उनका बेटा और बहू थे। मेरी दादी और दादा के दोनों बड़े बेटों ने उनको समझाया था कि अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, बात काफी हद तक बढ़ गई है, इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मम्मी चूंकि बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दादी का दिल उन पर आ गया था। दादी उनकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हुई थी। उन्होंने ऐसी खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के सामने शायद पहली बार देखी थी। दादी ने तो दिल से अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि दादा भी एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन वो अपने दिल से नाराजगी खत्म नहीं कर पा रहे थे। मेरे पापा ने शर्मिंदा होकर उन लोगों से माफी मांगी थी और वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरे दोनों ताऊजी जो कि पहले से ही नौकरियां करते थे, इसीलिए अपने परिवार का पेट भी अपनी कमाई से पाल रहे थे। लेकिन मेरे पापा, जिसने कभी कोई मेहनत नहीं की थी, और अब शादी करने के बाद दादाजी ने उनको सावधान कर दिया था कि मैंने तुम्हें तो सारी जिंदगी अपनी कमाई खिलाई है, मगर अब अपने परिवार को तुम खुद देखो। तुम्हारी पत्नी का खर्चा और तुम्हारे आगे बढ़ने वाले परिवार का खर्चा तुम खुद उठाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही सहारा दे सकता था। पापा ये सब सुनकर बहुत घबरा गए थे। पापा को अब पता चला था
कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मगर मेरी मम्मी ने कभी पापा से उफ तक ना की थी। उन्हें मेरे पापा इतने पसंद आ गए थे कि वो उनके साथ कैसे भी हाल में गुजारा करने के लिए तैयार थी। मेरी दोनों ताई जी अपनी देवरानी से जलती थी। हमेशा मेरी दोनों ताई मम्मी के खिलाफ दादी को भड़काती रहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। पापा नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी तलाश कर ली थी। भले ही उनको एक मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी मिली थी, मगर उन्होंने सोच लिया था कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दादाजी के पास ज्यादा जायदाद तो नहीं थी। जिस घर में वो लोग रहते थे वो घर काफी बड़ा था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मैंने जन्म लिया। सारे ही देखने वाले लोग यही कहते थे कि बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने ददिहाल वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मेरे जन्म पर मेरी माँ को अपने माता पिता और अपना परिवार बहुत याद आया था, लेकिन वो तो अपनी सारी पुरानी कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ गई थी, तो फिर पीछे कैसे वापस पलट सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दादाजी और दादी जी भी एक एक करके दुनिया से विदा हो गए और फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरी दोनों ताई जी का कहना था कि ये पूरा घर हमारा है, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मगर मेरे पापा का कहना था कि तीनों भाई बराबर हैं। भले ही मैंने कभी कोई कमाई नहीं की, कभी अपने माता पिता को अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं दिया, मगर माता पिता के लिए अपने सारे ही बच्चे बराबर होते हैं। जितना इस घर में दोनों भाइयों का हक है, उतना ही हक मेरा भी है। इस बात पर बहुत बहस हुई। तीनों भाइयों में आपस में बहुत झगड़े हुए, पंचायतें हुई, तो यही फैसला निकला कि इस घर में 3 ही हिस्से होने हैं और एक हिस्सा मेरे पापा का भी होगा। घर के बंटवारे हो गए थे। मेरे दोनों ताऊजी ने अपने अपने हिस्से में आने वाली जगह बेच दी और दोनों ने उन पैसों से दूसरी जगह पर घर खरीद लिए, जबकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना घर बेचकर दूसरा घर खरीद लेते। हालांकि मेरे पापा के हिस्से में जो घर आया था वो बहुत छोटा था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इसमें भी गुजारा कर लूंगी। अभी हमारा घर छोटा है, आगे चलकर बड़ा भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे सर पर अपनी छत है। इस तरह अब हमारी जिंदगी थोड़ी सुकून से गुजरने लगी थी। पापा काम करके जितने पैसे लेकर आते, उन पैसों से हमारे घर का गुजारा हो जाता था। फिर कुछ समय के बाद मेरा छोटा भाई आ गया और मेरे माता पिता का परिवार पूरा हो गया था। मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों भाई बहन को बहुत प्यार दिया था, मगर वो सिर्फ मजबूर थे तो हमारी ख्वाहिशें पूरी करने से मजबूर थे, क्योंकि पापा की जितनी सैलरी थी उस हिसाब से वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि वक्त गुजरता गया, मैं और मेरा भाई बड़े होते गए, हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसी बीच पापा का काम भी पहले से अच्छा हो गया। पापा उस फैक्ट्री से निकलकर दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए चले गए, तो वहाँ पर उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। जिंदगी में परेशानियां अब ना के बराबर रह गई थी। मेरे पापा के दोनों भाई उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। ये हमारा छोटा सा परिवार था और हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे। मेरी उम्र 21 साल हुई। मेरी मुलाकात शरद से हुई। शरद मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता था और उसने मुझे पहली ही नजर में देखकर पसंद कर लिया था। मैं इतनी सुंदर थी तो कोई भी मुझे आसानी से पसंद कर लेता था, लेकिन शरद की बात कुछ और ही थी। शरद एक अच्छा, ईमानदार और समझदार लड़का था। उसने मुझे ना तो परेशान किया था ना प्रपोज किया था, बस वो मेरा दोस्त बन गया था और इसी दोस्ती के बीच मैं उसे पसंद करने लगी थी और फिर वो भी मुझे पसंद करने लगा और उसके बाद हम दोनों की मोहब्बत शुरू हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में इतनी डूब चुकी थी कि मुझे ये दुनिया हसीन लगने लगी थी। बस हमेशा शरद ही शरद दिखाई देता था। मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि मैं बीएससी कंप्लीट कर चुकी थी और शरद अभी इंजीनियरिंग कर रहा था और उसे अभी आगे और पढ़ना था। वो भी मेरी ही तरह एक मामूली फैमिली का हिस्सा था, लेकिन उसकी फैमिली मेरी फैमिली से ज्यादा लो थी। उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पापा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उनका इलाज चलता रहता था। शरद एक मामूली सी नौकरी करता था। शरद जितने पैसे कमाता वो उसके पापा के इलाज पर लग जाते थे। पहले ही उसकी सैलरी बहुत कम थी और उसे पढ़ाई भी करनी थी और अपनी पढ़ाई का बोझ भी वो अकेला ही उठा रहा था। वो बेचारा बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था। इसी बीच उसकी मुझसे मुलाकात हुई तो वो मुझे अपना हमदर्द समझने लगा था, क्योंकि मैं उसकी तकलीफों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। इसी दौरान मुझे पता लगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पापा का कहना था कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हम तुम्हें घर तो नहीं बैठा सकते, तुम्हारी उम्र ठीक है,
तुम शादी के लायक हो गई हो। लेकिन मैं इतनी आसानी से शादी कैसे कर सकती थी? मैं तो शरद से प्यार करती थी। मैंने इस बारे में फौरन ही शरद को बताया और उसे अपने घर रिश्ता लाने के लिए कहा। तो शरद कहने लगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे घर रिश्ता कैसे ला सकता हूँ? अभी मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ हूँ। ऊपर से मेरे पापा की भी तबीयत खराब रहती है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूंगा तो मेरे घर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा, शरद तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और कर देंगे। शरद कहने लगा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं अपने घर पर बात करता हूँ। 1 हफ्ता भी पूरा हो गया था। उधर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे और फिर उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जो उनकी उम्मीद से बढ़कर था। एक ऐसे परिवार ने मुझे पसंद कर लिया था जो बहुत अमीर लोग थे। उन्हें दान दहेज से कोई मतलब नहीं था, न मेरे परिवार के फाइनेंशियल हालात से कोई मतलब था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए थी और मुझ जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाकर रहेंगे। वो लोग इतने अमीर थे कि पापा ने फैसला कर लिया था कि वो मेरी शादी यहीं करेंगे। मैंने जब ये बात शरद को बताई तो वो अकेला ही मेरे घर मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए आ गया था। मुझे उसका ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया था क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। शरद ने मेरे पापा से बात की और कहा कि मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने भी कह दिया था कि हाँ, मैं शरद से प्यार करती हूँ। शरद मेरे पापा के हिसाब से देखने भालने में एक मामूली सा लड़का था, जबकि जिस लड़के से मेरा रिश्ता चल रहा था वो बहुत ही स्मार्ट था। पापा को शरद पसंद नहीं आया था। पापा ने शरद से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा, उसकी मंथली इनकम के बारे में पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा। तो शरद ने अपनी सारी जानकारी मेरे पापा को बिल्कुल सही सही दी थी। उसने एक भी झूठ नहीं बोला था। पापा ने शरद से कहा था कि हम तुम्हें सोचकर बता देंगे। शरद को भी उम्मीद थी कि मेरे पापा मान जाएंगे। वो हमारे घर से चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी पापा ने मेरी बहुत क्लास लगाई थी। पापा ने इमोशनल ड्रामा किया था। पापा कहने लगे कि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। आखिर तुमने इस लड़की के अंदर क्या देखा है? ना ये देखने का अच्छा है, ना इसका परिवार ठीक है और ना ही अच्छा कमाता है। आखिर इसके अंदर ऐसी भी क्या क्वालिटी है कि तुम इससे प्यार करने लगी हो? जरा तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी तो शक्ल देखकर भी हजारों रिश्तों की लाइन लग सकती है और ये लड़का तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। मम्मी कहने लगी कि हमें ये लड़का पसंद नहीं आया, हम तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं बल्कि उसी लड़के के साथ करवाएंगे जिनके साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। लेकिन मैं जिद पर अड़ गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मैं शादी करूंगी तो शरद से करूंगी, मगर मेरे मम्मी पापा भी जिद पर अड़ चुके थे। उन्होंने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया गया था। मेरे साथ घर में बहुत बुरा सुलूक हुआ था। मेरी शादी जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही थी। मेरा घर से निकलना भी बंद करवा दिया गया था। मम्मी ने तो मुझे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम शरद से शादी करोगी तो हमारी लाश पर से तुम्हें गुजरना होगा। मुझे अपने माता पिता का ये सुलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। मेरा छोटा भाई भी मुझे समझा रहा था कि दीदी वही करो जैसा मम्मी पापा कहते हैं, भूल जाओ इस लड़के को। लेकिन मैं अपने दिल से उसको कैसे निकाल सकती थी? शरद फिर से मेरे मम्मी पापा से उनका जवाब लेने के लिए आया था। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन उस बेचारे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया गया। पापा ने उसे डांट कर भेज दिया था, मगर वो नहीं जा रहा था तो पापा ने उसे एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो गया। पापा ने कहा कि कीर्ति तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मगर वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पापा ने उसे बाहर खड़े रहने को कहा और पापा घर के अंदर आ गए। मेरे पास मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि कीर्ति, बाहर वो लड़का खड़ा हुआ है, तुम्हें उससे मना करना है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आज मैं और तुम्हारी मम्मी सूली से लटककर अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आप दोनों की भी तो लव मैरिज थी। मम्मी कहने लगी कि हाँ, हम दोनों की लव मैरिज थी, मगर हम दोनों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, तब जाकर हमारी जिंदगी आसान हुई है। और जो परेशानियां हमने बर्दाश्त की हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी भी उन्हीं परेशानियों का सामना करे।
हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कुछ कह रहे हैं। और इस लड़के की औकात क्या है? जिस जगह तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो लड़का तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, और ये लड़का तुम्हें सारी जिंदगी कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा ने मुझे खुशी देने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए, और हर इंसान स्ट्रगल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, और फिर क्या बचता है? मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मोहब्बत के साथ साथ पैसों का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि इस लड़के के पास नहीं है। इसलिए तुम हमारी बात मान लो और जाकर इससे सारे संबंध खत्म कर दो। कह दो इससे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मम्मी पापा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मैं टूट कर रह गई थी, और फिर मजबूरन मैंने अपने आंसू साफ किए और जाकर शरद का सामना किया। शरद कहने लगा कि ये तुम्हारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा दूसरी जगह रिश्ता तय हो चुका है, तुम अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। शरद कहने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने के वादे किए थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की जैसे ही तबीयत ठीक होगी वो दोनों खुद यहाँ चलकर तुम्हारा हाथ मेरे लिए मांगने आएंगे। मैं भी उनको मना चुका हूँ। मैंने कहा कि अब तुम्हें मेरे लिए कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास है ही क्या जिससे मैं तुमसे शादी करूं? तुम मुझे जिंदगी की कोई खुशी नहीं दे सकते, कोई आराम नहीं दे सकते, सिर्फ मोहब्बत दे सकते हो, और मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अरे तुम तो खुद पाई पाई के मोहताज हो, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ से निकल जाओ। मैंने ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से कहा था। वो बेचारा रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत घमंडी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम में दौलत का लालच है। दौलत ही सब कुछ नहीं होती, जिंदगी में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। उसकी ये सारी बातें मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं आई। मेरे पापा ने उसे धक्के मारकर मेरे घर से निकाल दिया, और मैं खामोशी से खड़ी हुई उसे देखती रही। मैं अपने कमरे में आकर बुरी तरह से रोई थी। मैं शरद की नजरों में गलत साबित हो गई थी, मगर वो नहीं जानता था कि मैं किस कंडीशन से गुजरी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी शादी पे निखिल नाम के लड़के के साथ तय हो गई थी। शरद के साथ मेरे माता पिता की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी और कभी अपने पेरेंट्स को पलटकर नहीं देखूंगी। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। अपने माता पिता के कहने के मुताबिक मैंने ये शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं एक पत्थर की मूरत बन गई थी जिसे ना तो कोई दुख था और ना ही कोई खुशी। शरद ने भी मुझे दोबारा कभी पलटकर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। वो मुझसे कांटेक्ट करता भी कहाँ से? मेरे पास ना तो मोबाइल था और ना ही मैं घर से बाहर निकल रही थी। वो कभी पलटकर मेरे घर भी नहीं आया। उसके बाद कभी मेरा उससे दोबारा सामना नहीं हुआ। वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे उसको भूलने पर मजबूर होना पड़ गया। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मेरी विदाई का समय आ गया था। विदाई के समय मम्मी पापा और मेरा भाई मुझसे लिपटकर बहुत रोए थे, मगर मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था। उन लोगों ने मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। पलटकर मैंने भी उनसे कह दिया था कि आपको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी शादी अमीर लड़के के साथ करवाई है तो मेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही रहेंगी। मैं शादी के बाद कभी पलटकर आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। मैंने आपसे सारे संबंध खत्म कर दिए। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, हमने ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए किया, मगर मुझे ऐसे फायदे की कोई जरूरत नहीं थी जिसकी वजह से मैं खुश भी नहीं हो सकती थी। मेरी शादी होकर जब मैं अपनी ससुराल गई तो ससुराल में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी हो चुकी थी। निखिल मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे चेहरे से तो खुशी कहीं गायब हो गई थी। फिलहाल निखिल के साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मैंने खुद को समझा लिया था कि अब जो भी है, जैसा भी है, यही मेरा घर है और यही मेरा पति है। निखिल एक अच्छे पति साबित हुए थे। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उनकी माँ का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद मुझे पता चला था कि निखिल की माँ उसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। वो इस बात का बदला न जाने मेरे साथ क्यों लेती थी। शायद उन्हें घर में मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। निखिल के पापा ज्यादातर ऑफिस में होते थे, घर में मैं और मेरी सास ही होते। कुछ समय के बाद मुझे माँ बनने की खुशी मिली। मैंने बेटे को जन्म दिया था। मेरी इस खुशी पर मेरे मम्मी पापा भी शामिल होने आए थे, लेकिन मैंने उनको सावधान कर दिया था कि आगे मेरी जिंदगी में या मेरे घर में शामिल होने की कोशिश मत करना।
वो लोग जानते थे कि उनकी बेटी उनसे नाराज है, मगर उनका मानना था कि अब तुम्हें नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए, तुम बहुत अच्छी रहती हो। मुझे उनको पलटकर नहीं देखना था। मैं भले ही अच्छी रहती थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए और जिंदगी को गुजारने के लिए निखिल की पत्नी थी। मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आ गया तो जिंदगी खुशहाल हो गई और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया। सास का बिहेवियर अभी भी मेरे साथ ठीक नहीं था। वो मेरे पति के पीछे और ससुर के पीछे मुझे बहुत बातें सुनाया करती थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। फिर कुछ साल गुजरने के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पति अपने बच्चों से बहुत खुश रहते थे। अब मैं भी खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरी खुशियां मुझे ज्यादा दिन रास नहीं आई। मेरे पति के साथ एक भयानक हादसा हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। जब ये खबर मुझे पता चली तो मेरे होश बेकाबू हो गए थे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे बच्चे अनाथ हो चुके थे। यही सोच सोचकर मेरा हाल बेहाल था। मेरे पति मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर भी मैंने खुद को बच्चों की खातिर संभाल लिया था। मेरे पति के साथ मैंने पूरे 5 साल गुजारे थे और इन 5 सालों में उन्होंने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी माँ का बिहेवियर मेरे साथ और ज्यादा खराब हो गया। उनकी सौतेली माँ अपने पति और बेटे की पूरी जायदाद पर खुद कब्जा करना चाहती थी। वो समझ गई थी कि अब आगे निखिल के भी बच्चे हैं और ये सब कुछ निखिल के मरने के बाद उसके बच्चों का ही होगा। इसलिए उसने चालाकी से मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरे ससुर जी, जो मुझे बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन मेरी सास ने मेरे पति के मरने के बाद मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मेरे ससुर के सामने ये बात क्लियर कर दी कि चोरी मैंने ही की है, मगर मैंने चोरी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अब हमारा निखिल तो इस दुनिया से ही जा चुका है। इस लड़की का हमारे घर में कोई काम नहीं है, ना ही हमें इसके बच्चे चाहिए और ना ही ये हमारे घर में रह सकती है। मेरे ससुर के दिल में भी मेरी सास ने खूब नफरत भर दी थी और इस तरह मैं उस घर से बेसहारा हो गई थी। मुझे घर से निकाल दिया गया था। मैं सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर इधर से उधर टहल रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपने मायके वालों के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं बहुत खुददार हो चुकी थी। वक्त और हालात से लड़ना मैंने सीख लिया था। मेरे घर वालों ने जितनी कोशिश की थी कि मैं खुश रहूंगी, अच्छी रहूंगी, उतनी ही मेरी किस्मत खराब निकली थी। अब मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैं सड़क के किनारे उनको लिए बैठी थी। फिर मुझे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। मैं अपने बच्चों को लेकर वहां चली गई थी। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। काफी टाइम के बाद मेरा उससे सामना होने जा रहा था। मैं सोच रही थी कि वो मेरी मदद करेगी भी या नहीं। मैं उसके घर गई तो वो मुझे देखते ही पहचान गई थी। उसके घर में उसकी फैमिली भी रहती थी। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। वो मुझे और मेरे बच्चों को लेकर अपने रूम में चली गई और वहां जाने के बाद हम लोग आपस में बातें करने लगे। वो मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, आज तुम मेरे घर कैसे आ गई। फिर मैंने उसे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, सड़क पर ही अपना वक्त गुजार रही हूँ। तुमसे मदद चाहिए थी। मेरे रहने का और मेरी नौकरी का कहीं बंदोबस्त करवा दो। जब उसने ये बात सुनी तो उसने मेरे बच्चों के लिए खाना मंगवाया। मेरे दोनों बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया था। उसने कहा कि नौकरी के लिए तो मैं तुम्हारी बात कर लूंगी, मगर इस समय कोई पोस्ट खाली नहीं है और रहने का बंदोबस्त भी मैं तुम्हारा कहाँ करवा सकती हूँ। मैं तो खुद इस घर में रहती हूँ। तुम्हारे पास अगर पैसे हों तो तुम्हें रेंट का घर दिलवा सकती हूँ। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे खाली हाथी घर से निकाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कहने लगी कि इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। उसने मेरे बच्चों को खाना खिलाया था, उनको पैसे दिए थे, यही मेरे लिए काफी था। मैं उसके घर से जाने लगी तो वो कहने लगी कि कीर्ति, आखिर तुम कब तक अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारोगी। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुम्हें दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मैंने कहा दूसरी शादी मुझसे भला कौन करेगा। मेरे बच्चे हैं और 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करता है। मेरी दोस्त पिंकी ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं करता। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, शादी नहीं चल पाती या फिर किसी कारण उनकी शादी नहीं हो पाती, तो फिर ऐसे लोग तुम जैसी लड़कियों का ही तो साथ चाहते हैं जो उनके घर को संभाल सके। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। फिर पिंकी ने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा
कि तुम्हें शादी भी नहीं करनी और पैसा भी कमाना है, तो तुम किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों नहीं कर लेती जो सिर्फ पैसा देकर सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए शादी करे। मैंने चौंक कर पिंकी को देखा। मैंने कहा, क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? तो वो कहने लगी कि हाँ, ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो सिर्फ ज़रूरत के लिए अपनी शादी करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी जैसे कि कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट और तुम चाहो तो अपनी फीस ले सकती हो। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह से पैसा कमा लूंगी। आखिर मैं किस तरह अपने बच्चों को सड़कों पर फिरने दूं? ज़रूरत के लिए ही सही, मगर मेरे पास अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए पैसे तो आ जाएंगे। वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। अपने बच्चों की खातिर एक औरत क्या कुछ नहीं करती। अपने घर वालों से तो मुझे कोई मदद लेनी ही नहीं थी। इसलिए मैंने पिंकी की मदद से कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपनी ज़रूरत पूरी करने की खातिर कुछ दिन के लिए मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने निखिल के सामने कभी भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं करती भी तो कैसे, जब मैं उससे मोहब्बत करती ही नहीं थी। मैंने मामूली तौर पर शादी करने का सोचा, क्योंकि इस तरह लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती और मैं उनके सर पर बोझ भी नहीं बनती। मेरा सामने एक आदमी से हुआ जो काफी बड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और उसने मुझे अपनी बनाने का कहा, मगर मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी सिर्फ 3 दिन के लिए ही बनूंगी। मेरी फीस 3 दिन के 3 लाख रुपए है। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए तो हर कोई बेचैन रहता था, तो फिर अमीर लोग भी मुझ पर आसानी से पैसा लुटा सकते थे। वो बुढ़ा आदमी मान गया था और इस तरह मेरी शादी उसके साथ 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई। उसने जैसे ही मुझे 1 लाख रुपए का एडवांस दिया, मैंने फौरन एक घर किराए पर ले लिया और घर के अंदर सारा जरूरत का सामान रख लिया। फिर मैं 3 दिन के लिए उसकी पत्नी बन गई और 3 दिन तक उसने मुझसे पत्नी होने का पूरा हक वसूल किया। उसके बाद उसने मेरे पैसे दिए और मैं अपने घर आ गई थी। अब मेरे पास काफी सारे पैसे रहने लगे थे, क्योंकि अब मैं इसी तरह से पैसा कमा रही थी। एक आदमी को छोड़कर दूसरे के साथ शादी और दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ शादी, यही मेरा कारोबार बन गया था। बस मुझे खुशी तो इस बात की थी कि मेरे बच्चों का पेट भर रहा था। मेरे पास 1 लाख रुपए एक दिन का इकट्ठा हो जाता था, मगर मुझे इस काम के लिए बहुत कम कस्टमर मिलते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी अपनी ख्वाहिश होती है शादी करने की, मगर उनकी किसी मजबूरी की वजह से शादी नहीं हो पाती। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो ये काम बहुत कम करते हैं। फिर भी मेरे बच्चों का खाना पीना चल निकला था और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर बसर होने लगी। मैं बहुत कंजूसी से गुजारा करती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि बुरा वक्त कभी भी और किसी पर भी आ सकता है। बुरे वक्त के लिए हमेशा पैसे लगाकर रखने चाहिए। मेरे दोस्त का तो मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। भले ही वो मेरी मदद न कर सकी थी, मगर उसने मुझे पैसे कमाने का तरीका सिखा दिया था। ये मैं जानती थी कि मेरे पैसे कमाने का तरीका गलत है, लेकिन मुझ जैसी मजबूर औरत और क्या करती। वैसे भी खूबसूरत औरत को इस दुनिया के भेड़िए अपनी नजरों से नोच डालते हैं। उससे पहले मैंने खुद ही इसी काम को अपना धंधा बना लिया था। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी बेटी दरवाजा खोलने के लिए चली गई। कहने लगी कि मम्मी, आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने एक अजीब से हुलिये में एक मर्द था। उसको देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जबकि बाल भी बिखरे बिखरे से थे। मैंने कहा कि कौन? तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम पैसों के लिए शादी करती हो और तुम्हारा सिर्फ 3 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैंने इधर उधर देखते हुए इत्मीनान किया कि कहीं कोई मोहल्लेदार या मेरे बच्चे आसपास तो मौजूद नहीं है, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तसल्ली करने के बाद मैंने उससे कहा कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि हाँ, लेकिन मैं तुमसे 3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखती। उसने कहा कि पैसे की खातिर जब तुम अपना शरीर दूसरों के हवाले कर सकती हो, दूसरों से शादी कर सकती हो, तो क्या अपना वक्त आगे नहीं बढ़ा सकती? मैंने उसे चौंक कर देखा। वो खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, तुम एक दिन के 1 लाख रुपए कमाती हो ना, मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख रुपए दूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। 50 लाख रुपए तो एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसे अगर मेरे पास आ जाते तो मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती थी, कोई कारोबार भी कर सकती थी और फिर शायद मुझे सारी जिंदगी कभी गलत काम करने की जरूरत ही न पड़ती। मैंने सोचा कि इस तरह मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने उस मर्द की बात मान ली और उससे शादी भी कर ली।
वो मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गया था। मगर बड़ी अजीब बात थी कि जिस काम के लिए उसने मुझसे शादी की थी, उस काम को उसने कभी अंजाम ही नहीं दिया था। उसने तो सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले जाकर रख लिया था। वहाँ हमें पेट भरकर खाना मिल रहा था, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। उसने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। यहाँ तक कि वो मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता था। वो घर में भी कम रुकता था। उसके घर में कोई भी नहीं था और घर बहुत बड़ा था। सारा दिन वो अपना घर मेरे और मेरे बच्चों के हवाले छोड़कर चला जाता था। वो मेरे बच्चों से भी हंस हंस कर बातें करता, उनके लिए तोहफे लेकर आता, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। मैं समझ नहीं पाई थी कि ये कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। उसका बिहेवियर भी बड़ा अजीब था। मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिन की मेहमान थी। मुझे इसके सिर्फ पैसों से मतलब था। उसके घर में मैं उसी हिसाब से चलती थी जैसा वो कहता था। अगर वो मेरे करीब आना चाहता तो मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी और उसे अपने करीब आने की इजाजत भी देती थी, मगर वो खुद ही मेरे करीब नहीं हुआ। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो गया था और अब मेरे इसके घर से जाने का समय भी पूरा हो चुका था। अब मुझे इससे अपने पैसे लेने थे और इसके साथ अपने रिश्ते भी खत्म करने थे। उस दिन वो अपने घर में मौजूद नहीं था। मैं तो अभी तक इसका नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन जब रात के समय ये घर आया तो मैंने इससे कहा कि मुझे मेरे पैसे दे दो और इस रिश्ते से मुझे आजाद कर दो, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। उसने कहा कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कोई पैसा मिलेगा। मैंने कहा, ये क्या हरकत हुई? तुमने कहा था कि तुम 1 महीने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो और उसकी कीमत तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसने मेरे कंधों से मुझे पकड़ा और मुझे झंझोड़कर कहने लगा कि तुमने जो मेरे साथ किया वो सब क्या था? मैंने उसे आंखें फाड़ कर देखा। उसने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटानी शुरू की। उसके बाद उसका असली रूप मेरे सामने आ गया था। उसे देखकर मेरी आंखें तो सच में फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये इंसान तो शरत था। वो कहने लगा कि तुम मुझे पहचानने में कैसे गलती कर सकती हो? मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था। 5 साल बाद भी तुम नहीं बदली, मगर वक्त और हालात ने मुझे जरूर बदल दिया। मैं बदला सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने इसी दौलत की वजह से मुझे छोड़ दिया था ना। आज देखो किस्मत ने तुम्हें किस मुकाम तक पहुँचा दिया कि तुम एक कैरेक्टरलेस बन गई हो। वो ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई, जो दौलत के लालच में इतनी अंधी हो गई है कि लोगों से शादी करने पर उतर आई। 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, ये कहकर वो हंसने लगा। मुझे तो वो कोई पागल इंसान लग रहा था। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आया। मेरा खून खौल रहा था। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी और ऐसा करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। वो कहने लगा कि अच्छा, तो फिर तुम्हारी वो दौलत कहाँ गई जिसके खातिर तुमने मुझे छोड़ा था? तुम्हारा पति कहाँ गया जिसके साथ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी करवाई थी? वो तो बहुत अमीर था ना। वो तो तुम्हें सारी जिंदगी की खुशियाँ दे सकता था। तो क्या हुआ? तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, तुम झूठी हो और तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। आज मुझे देखो, तुम्हारी उस इंसल्ट ने मुझे बदल कर रख दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं घर गया तो मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। पापा की मौत पर मैं बहुत सदमे में आ गया था। पापा के मरने के कुछ समय के बाद मम्मी भी इस दुनिया से चली गई और फिर मैं पूरी तरह से अकेला रह गया था। मैंने अपना घर बेच दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चला गया। वहां जाकर मैंने अपनी नई दुनिया बसाई, अपने आप को बदल लिया, अपने करियर पर ध्यान दिया और आज देखो मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ आया हुआ था। जब मुझे पता चला कि तुम इस तरह से काम करने लगी हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बदला तुमसे ले लूं। लेकिन अब तुम क्या हो? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने कहा कि अच्छी बात है कि तुम बिजनेसमैन बन गए हो, लेकिन तुम आज भी वही इंसान हो जिसको कभी मेरी मोहब्बत दिखाई ही नहीं दी। तुम जैसा इंसान मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाया। वो कहने लगा कि तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी कीर्ति। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती तो उस दिन अपने पिता के सामने इस बात को एक्सेप्ट करती, ना कि मुझे जलील करके अपने घर से निकलवाती। मैंने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मेरे बच्चे हैं। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई थी और मैं मजबूर हूँ ये काम करने के लिए। मुझे शौक नहीं आता लोगों से शादी करके उनसे पैसे हासिल करने पर। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता को इस समाज के लोग नोच डालेंगे, मेरे किरदार पर सवाल उठाएंगे, मेरे बच्चों को भूखा रखा जाएगा,
फिर भी मैं बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए मैंने बदनामी का रास्ता चुना, जहाँ से मुझे कम से कम पैसे तो हासिल हो सकते थे। लोगों से शादियां करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे थे। मेरे घर वालों ने मेरी शादी निखिल के साथ इसलिए करवाई थी ताकि लव मैरिज करने के बाद जो परेशानियां उन्होंने झेली है, वो परेशानी मुझे न झेलनी पड़े। उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुमसे यहाँ से जाने को कहना होगा और मान लेना होगा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे मम्मी पापा का कहना था कि वो अपनी जान ले लेंगे। उन लोगों की खुशी की खातिर मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया, तुम्हारी बेइज्जती करवाई और खुद भी की। तुम तो वहाँ से चले गए, मगर मैंने कितनी मुश्किल से निखिल के साथ शादी की ये मैं ही जानती हूँ। उसके साथ मैं खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ गुजारा किया। उसके साथ मेरे बच्चे हुए। बच्चों की खातिर मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय के बाद मेरा पति एक हादसे में मर गया। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर टहल रही थी। मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये काम किया। एक माँ अपने बच्चों के लिए मजबूर होकर कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं खुदगर्ज हो गई थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हाँ, मुझे दौलत चाहिए थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मगर मैं दौलत की इतनी भी भूखी नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा दूं। मैंने इस दौलत की खातिर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तो तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ। आंखों में आंसू और मेरे चेहरे पर बेबसी देखकर वो कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा ही हुआ था तो तुम अपने माता पिता के पास क्यों नहीं गई, उनके घर क्यों नहीं रही, क्यों तुम सड़कों पर टहलती रही? मैंने कहा क्योंकि मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखती। उन लोगों ने अपनी खुशी की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर तुमसे अलग करवाया था मुझे, और मेरी शादी निखिल के साथ करवाई थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। वो लोग चाहते थे कि मैं निखिल से शादी करके अपना घर बसाऊं। मैंने वो किया, लेकिन मैं उनसे आज भी नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे अलग कर दिया था। विदा होते समय ही मैंने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए, और फिर मुझ पर जितनी ही परेशानी आई, मैंने कभी पलटकर उनको आज तक नहीं देखा, और ना ही मैं उनके पास गई। ये कहकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बातों पर शरद को यकीन हो गया था। शरद मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि मैं तो तुम्हें गलत समझता रहा कीर्ति, मुझे लगा कि तुम गलत हो। तुम लालची होने के साथ साथ एक बिगड़ी हुई औरत भी हो गई हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऐसा करने पर एक दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाहता था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुमने जो मेरे साथ किया ऐसा तुमसे करवाया गया था। वो मेरे हाथ पकड़कर मेरे साथ रोने लगा था। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। मैं तुमसे यहाँ रुकने के लिए जिद नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी है। एक तरफ तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं और दूसरी तरफ मैं हूँ, जो तुम्हें आज भी तुम्हारे बच्चों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो 50 लाख रुपए लेकर यहाँ से जा सकती हो। वो 50 लाख रुपए कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें किसी नए मर्द से शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, उनके साथ मुझे दिली लगाव हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। मुझे लगा कि तुमने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारे घर की कंडीशन देखकर मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ था, मगर मैंने सच्चाई जानने की कोशिश तब भी नहीं की थी। मैंने सोचा था कि जब तुम यहाँ से जाओगी तब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें अपने साथ रिश्ते में इसी तरह से रहने दूंगा, और तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं बनूंगा। तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। मगर मुझे माफ कर दो, अपना एहसास दिलाने के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर देता। वो कहने लगा, तुम्हें जो ऑप्शन ठीक लगे तुम उसे सिलेक्ट कर सकती हो। शरद की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन मैंने इस 1 महीने में देख लिया था कि मेरे बच्चे शरद से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। मैंने सोचा कि 50 लाख रुपए से मेरी पूरी जिंदगी नहीं गुजर सकती, और ना ही मुझे और मेरे बच्चों को किसी मर्द का सहारा मिल सकता है। शरद एक अच्छा इंसान है, मुझे शरद के साथ ही रहना पसंद आया था। इस तरह मेरे बच्चों को पिता का सहारा भी मिल जाता और मेरी पूरी जिंदगी भी शरद के साथ गुजर जाती। शरद के साथ शादी करने का अरमान मेरा पूरा हो चुका था, और इस तरह मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैंने जब शरद को अपनी मर्जी बताई तो वो बहुत खुश हुआ था। उसके साथ शादी के बंधन में तो मैं पहले ही थी। उसने मुझे और मेरे बच्चों को सहारा दिया, और इस तरह हम दोनों ने पुरानी बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। मेरे माता पिता, जिनको अभी तक ये पता भी नहीं था
कि उनकी बेटी ने किस तरह की परेशानियों का सामना किया। जैसी सोच मेरे पेरेंट्स रखते हैं, ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ ऐसे पेरेंट्स से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो परेशानी आपने सही है, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी वही परेशानी झेलें। जिंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और सबकी परेशानियां भी अलग अलग रूप में होती हैं। मेहनत से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह मेरे पापा ने मेरी मम्मी की खातिर मेहनत करके इतना सब कुछ किया था और वो लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, उसी तरह मेरे मम्मी पापा शरद के बारे में भी तो सोच सकते थे ना। शरद भी तो बदल गया और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने मुझे हासिल कर लिया। आने वाली परेशानियों को आप लोग नहीं रोक सकते, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। मैं शरद के साथ अब बहुत खुश हूँ। वो मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ लंदन ले आया है और यहाँ मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।